टीजीआरटीसी के मैनेजिंग डायरेक्टर वीसी सज्जनार ने दिवाली त्यौहार के मौके पर मोटरसाइकिल रेसिंग पर नाराजगी जाहिर करते हुए कहा कि त्यौहार के दिन ऐसी हरकतें मुनासिब नहीं हैं। दिवाली त्यौहार के मौके पर शहर भर में जहां दिए जलाकर आतिशबाजी की जा रही थी, जश्न मनाया जा रहा था, वहीं हाईटेक सिटी इलाके में कुछ मनचले नौजवान मोटरसाइकिल पर स्टंट करके अपनी और दूसरों की जिंदगियां खतरे में डाल रहे थे। नौजवानों की इस हरकत के वीडियोस वायरल हो गए हैं। आईपीएस अफसर और टीजीआरटीसी के मैनेजिंग डायरेक्टर वीसी सज्जनार ने इस वाक़े पर नाराजगी जाहिर की है और एक्स पर पोस्ट किया है कि ये त्यौहार की बदसूरती है और समाज कहां जा रहा है ये जानने की जरूरत है। याद रहे कि दिवाली खुशी और जोशो खरोश के साथ मनाया जाने वाला रूहानी अहमियत का हामिल त्यौहार है, ताहम कुछ नौजवान त्यौहार के दिन पागलों की तरह हरकतें कर रहे हैं, अपनी जिंदगियां खतरे में डाल रहे हैं। आपको बता दें कि 2 नवंबर की रात कुछ नौजवानों ने आईटी कॉरिडोर रायदुर्ग में बाइक रेसिंग की और मोटरसाइकिलों पर पटाखे भी फोड़े। खतरनाक स्टंट्स ने लोगों को हैरान कर दिया था। रायदुर्ग पुलिस ने वीडियोस वायरल होने के बाद मुबैना तौर पर मोटरसाइकिल रेसिंग में मुलविस होने के इल्जाम में 26 नौजवानों को गिरफ्तार कर लिया है। रियासत आंध्र प्रदेश के भीमावरम में एक मुस्लिम शख्स पर मुबैना तौर पर हमला करने और उसे जेएसआर का नारा लगाने पर मजबूर किया गया। सोशल मीडिया पर मंजर-ए-आम पर आने वाली फुटेज में देखा जा सकता है कि एक शख्स ऐसे अफराद में घिरा हुआ है जो उसे ज़बानी और जिस्मानी तौर पर ज्यादती का निशाना बना रहे हैं। हमलावरों में एक खातून भी शामिल है। हमलावरों ने उस शख्स को मजहबी नारा लगाने पर मजबूर किया। ग्रुप में से हर एक शख्स बार बार मुस्लिम शख्स को जेएसआर का विरोध करने पर मजबूर करते देखा गया। परेशानी की बात तो ये है कि वीडियो में एक पुलिस अफसर भी नजर आ रहा है जो इस हमले को रोकने में नाकाम दिखाई दिया और इसने कोई मुदाखलत भी नहीं की। इस वाक़े के सही हालात को समझने के लिए हुकाम ने हमले में मुलविस अफराद की शिनाख्त के लिए तहकीकात शुरू कर दी है। वीडियो में एक पुलिस अफसर का मौजूद होना और मुकामी कानून नाफिज करने वाले इदारों के रद्द-ए-अमल और उसकी शमूलियत को लेकर कई सवालात खड़े हो गए हैं और जवाबदही के साथ साथ वजाहत का भी मुतालबा किया जा रहा है। वज़ीर आला रेवंत रेड्डी ने एक शॉपिंग मॉल की इफ्तिताही तकरीब के दौरान जख्मी होने वाली कांग्रेस लीडर झांसी रेड्डी से मुलाकात की। कांग्रेस रहनुमा झांसी रेड्डी कुछ दिन पहले पलाकुर्ती में एक शॉपिंग मॉल की इफ्तिताही तकरीब के दौरान शहनशीन मुनहदम हो जाने की वजह से जख्मी हो गई थी। चीफ मिनिस्टर रेवंत रेड्डी ने हैदराबाद में कांग्रेस लीडर झांसी रेड्डी की रिहाइश का पहुंचकर उनसे मुलाकात की और उनकी मिजाज पुरसी की। कांग्रेस जनरल सेक्रेटरी प्रियंका गांधी ने वायनाड में इंतखाबी मुहिम चलाई। उनके भाई राहुल गांधी को प्यार देने, उनके साथ ताउन करने पर अवाम का शुक्रिया अदा किया। वायनाड लोकसभा हल्के की उम्मीदवार वो कांग्रेस जनरल सेक्रेटरी प्रियंका गांधी ने इतवार को अपने भाई राहुल गांधी के हमरा इंतखाबी मुहिम चलाई। इस मौके पर खिताब करते हुए उन्होंने मोदी की ज़ेर क़यादत मरकज़ी हुकूमत को तनकीद का निशाना बनाते हुए कहा कि वो अवाम की फलाह व बहबूद पर कारोबारी मफादात को तरजीह देती हैं। प्रियंका ने इल्ज़ाम आयद किया है कि मोदी हुकूमत लोगों को तकसीम करके, नफरत फैलाकर और जमहूरी इदारों पर जुल्म करके इक़्तिदार में रहना चाहती है। उन्होंने राहुल गांधी को उनके मुश्किल दौर में वायनाड की आवाम की तरफ से दी गई हिमायत पर भी रोशनी डाली और कहा कि जब उनके भाई राहुल गांधी को शदीद मुश्किलात का सामना करना पड़ रहा था, बीजेपी की जानिब से हर रोज़ उन पर हमले किए जा रहे थे। उनकी साख खराब करने के लिए एक बड़ी मुहिम भी चलाई गई थी, लेकिन वायनाड की आवाम ने राहुल गांधी का साथ दिया। उन्होंने आवाम से इजहार तशक्कुर किया है। To tarnish his reputation, then it is you, my sisters and brothers, who recognized that this man is fighting for what is right. He is fighting for the truth, and you stood by him, you supported him, and gave him the courage to fight. എന്റെ സഹോദരനായ രാഹുൽ ഗാന്ധി ജീവിതത്തിൽ ഏറ്റവും വലിയ ബുദ്ധിമുട്ടുകളിലൂടെ കടന്നുപോയപ്പോൾ അദ്ദേഹത്തിനെതിരെ ഏറ്റവും ശക്തമായ ഒരു പ്രചാരണം ഈ രാജ്യത്ത് നടന്നുകൊണ്ടിരിക്കുന്നപ്പോൾ എൻ്റെ പ്രിയപ്പെട്ട സഹോദരി സഹോദരന്മാരായ നിങ്ങളാണ് അദ്ദേഹത്തിലെ സത്യം തിരിച്ചറിഞ്ഞ് ഈ മനുഷ്യൻ സത്യത്തിന് വേണ്ടിയായി പോരാടുന്നതെന്ന് മനസ്സിലായി അദ്ദേഹത്തിനോടൊപ്പം നിന്നത് നിങ്ങളാണ്. And when he set off for his Bharat Jodo Yatra, when he was going to walk
4,000 kilometers from Kanyakumari to Kashmir. I remember he was in pain, his knee was hurting, and I remember asking him, how are you going to do it? But he did it because he had your love and your courage in his heart. എന്റെ സഹോദരനായ രാഹുൽ ഗാന്ധി അദ്ദേഹം ഭാരത് ജോഡോ നടത്തിയപ്പോൾ അദ്ദേഹം ഈ രാജ്യം മുഴുവൻ സഞ്ചരിക്കുന്ന സമയത്ത് അദ്ദേഹത്തിന് കലശലായ മുട്ടുവേദന ഉണ്ടായിരുന്നു. ആ സമയത്ത് ഞാൻ എൻ്റെ സഹോദരനോട് ചോദിച്ചു, താങ്കൾ എങ്ങനെയാണ് ഈ രാജ്യം മുഴുവൻ നടക്കാൻ പോകുന്നത്, താങ്കൾ എങ്ങനെയാണ് ഇത് ചെയ്യാൻ പോകുന്നത്? പക്ഷേ അദ്ദേഹത്തിന് അത് ചെയ്യാൻ സാധിച്ചത് നിങ്ങളുടെ സ്നേഹം കൊണ്ടാണ്, നിങ്ങളുടെ ധൈര്യം കൊണ്ടാണ്. അദ്ദേഹത്തിന് ഈ രാജ്യം മുഴുവൻ നിങ്ങൾ നൽകിയ ധൈര്യം കൊണ്ടാണ് നടക്കാൻ സാധിച്ചത്. So I am deeply, deeply grateful to you for the love and support you have given Rahul. And because I know that you have treated him like family, and in the last 1 week or so that I have been campaigning here, you have also welcomed me into your homes, into your hearts, like a member of your family. നിങ്ങൾ എൻ്റെ സഹോദരൻ നൽകിയ സ്നേഹത്തിന് എനിക്കറിയാം. അദ്ദേഹത്തെ നിങ്ങൾ കുടുംബം പോലെയാണ് കാണുന്നത്. അതിന് ഞാൻ നിങ്ങളോട് എന്നും ആഴത്തിൽ കടപ്പെട്ടിട്ടുള്ള ആളാണ്. അതുപോലെ തന്നെ കഴിഞ്ഞ കുറച്ച് ദിവസങ്ങളായി ഞാൻ ഇവിടെ പ്രചരണം നടത്തുന്ന ഈ സമയത്ത് നിങ്ങൾ എന്നെയും നിങ്ങളുടെ കുടുംബാംഗമായി കാണുകയാണ്. നിങ്ങളുടെ ഹൃദയത്തിൽ हैदराबाद के हाईटेक सिटी में बजरिए स्विगी मंगाए गए फ्राइड चिकन में कीड़ा रेंगता हुआ पाया गया। हैरान ग्राहक ने जीएचएमसी से शिकायत करते हुए सख्त कार्रवाई का मुतालबा किया। जराए ने बताया है कि अनिरुद्ध नामी एक शख्स ने हैदराबाद हाईटेक सिटी में साइबर टावर्स के सामने वाक़े एक होटल से फ्राइड चिकन, चिकन नूडल्स और मैजेस्टिक बजरिए स्विगी ऑर्डर किया। जब उसने अपना ऑर्डर खोला और वो फ्राइड चिकन खा रहा था तो उसमें कीड़ा रेंगता हुआ देखकर हैरान रह गया। अनिरुद्ध ने फौरन इस बात की शिकायत जीएचएमसी से की है और इस सिलसिले में सख्त कार्रवाई करने का मुतालबा किया है। भोपालपल्ली के पीएचसी में डॉक्टरों की लापरवाही की वजह से एक बच्चे की मौत हो गई। जराए ने बताया है कि भोपालपल्ली जिले के कटारा मंडल की हरिता को पीएचसी में दाखिल करवाया गया था। मुतासरा के मुताबिक डॉक्टर्स ने सर्जरी कराने के बावजूद नॉर्मल डिलीवरी करने की कोशिश की, जिसके बाद बच्चा रहम में ही दम तोड़ गया। डॉक्टरों पर इल्ज़ाम है कि उनकी लापरवाही की वजह से ही बच्चे की मौत हो गई है। खातून के रिश्तेदारों ने लापरवाह डॉक्टरों के खिलाफ कार्रवाई करने का मुतालबा किया है। నా వల్ల కావట్లేదు, నేను సర్జరీకి వెళ్ళిపోతాను, నన్ను సర్జరీకి పంపియండి అంటే లేదు నేను ట్రై చేస్తాను అని చెప్పేసి ట్రై చేశారు. వెనస్డే ఎర్లీ ఇన్ ద మార్నింగ్ మళ్ళీ స్టార్ట్ చేశారు. మళ్ళీ స్టార్ట్ చేస్తే నేను అప్పటికి వాళ్ళకి చెప్తూనే ఉన్నాను, నా వల్ల కావట్లేదు, నన్ను వదిలేయండి, నేను సి సెక్షన్కి వెళ్ళిపోతానని చెప్పాను. అందులో సిస్టర్ కృప, డాక్టర్ మోనికా, వైభవ్ అని ఎగ్జాక్ట్ తన పొజిషన్ ఏంటో నాకు తెలియదు, ఇంకొకతను రేడియాట్రిషియన్ సంథింగ్ తిరుపతి రావు ఏమంటే తన పేరు, వీళ్ళు 4 మెంబర్స్ కంటిన్యూస్గా ఇలా పైకెక్కి పొట్టను ప్రెస్ చేస్తూనే ఉన్నారు. పొట్టను ప్రెస్ చేస్తూ ఉంటే నేను అప్పటికి చెప్పా, నాకు బ్రీతింగ్ రావట్లేదు, నన్ను ప్రెస్ చేయకండి, నన్ను పంపించేసేయండి, అట్లీస్ట్ వాటర్ అంతా తాగించండి అంటే వాటర్ తాగించకుండా కంటిన్యూస్గా బేబీ హెడ్ బయటకు వచ్చింది, తలగా అనిపిస్తుంది అని లైట్గా చిన్న ఆపరేషన్ లాగా చేశారు. అప్పటికి నేను వాళ్ళకి సపోర్ట్ చేస్తూ ఉంటే నువ్వు పెయిన్స్ తీయట్లేదు, తీయి పుష్ చేయి అంటూ ఎగ్జాక్ట్లీ 4-5 అవర్స్ ట్రై చేశారు. అప్పుడు ఇంకా 11కి నా వల్ల కాదు, నన్ను వదిలిపెట్టేసేయండి, నన్ను సి సెక్షన్కి పంపించేసేయండి అంటే అప్పుడు ఇంకా ఇంకొక 10 మినిట్స్ ట్రై చేస్తా అన్నాను. ఇంకా మీరు 10 మినిట్స్ ట్రై చేస్తే నా వల్ల కాదు, నేను చేయలేను. మీకు ఫస్ట్ ఆఫ్ ఆల్ లాస్ట్ 1 అవర్ నుండి నేను వాళ్ళకి సపోర్ట్ చేయలేకపోతున్నాను, నా వల్ల అవ్వట్లేదు. అసలు నా పొట్టలు చాలా అంటే వాళ్ళకి ఎంత బలం ఉంటే అంత బలంగా పుష్ చేశారు. నాకు తెలుసు అప్పుడే నా బేబీకి ఏమైందో నాకు తెలియదు, చాలా అంటే చాలా గట్టిగా పుష్ చేస్తూనే ఉన్నారు. అప్పటికి ఇంకా నా బేబీ బయటికి రావట్లేదు, నా వల్ల కావట్లేదు. నాకు మూమెంట్స్ కూడా మ్యాక్సిమం అయిపోయాయా ఆగిపోలేదు, అసలు ఏమవుతుందో నాకు తెలియలేదు. అప్పుడు నేను గట్టిగా గోల చేస్తే అప్పుడు నన్ను రిఫర్ చేశారు 100 పడకల హాస్పిటల్కి అని. అప్పుడు ఇంకా నేను అడిగాను,
ఇప్పటికీ అయినా మరి 100 పడకల హాస్పిటల్కి పంపిస్తారా, ఏదైనా ప్రైవేట్కి పంపిస్తారా, అసలు నా కండిషన్ ఏంటి, బాగుందా అంటే బాగుంది అని చెప్పింది డాక్టర్ మోనిక. ప్రతిసారి నాకు హార్ట్ బీట్ చూపించారు, బట్ ఎప్పుడైతే లాస్ట్ 10 మినిట్స్ ఉందో నాకు హార్ట్ బీట్ కూడా చూపించలేదు. లాస్ట్ టైం చూపించినప్పుడు 120కి బిలోనే ఉంది, నాకు 120 బిలోనే చూపించాను. లాస్ట్ టైం మాత్రం నాకు హార్ట్ బీట్ చూపించలేదు నా బేబీది. డైరెక్ట్గా పంపించేశారు. వాళ్ళు ఇచ్చిన ఐవీ ఇంజెక్షన్ అనేది నాకు కంటిన్యూస్గా అంబులెన్స్లో కూడా పెయిన్స్ వస్తూనే ఉన్నాయి. అప్పటికి నేను అన్నాను, నాకు ఈ పెయిన్ రిమూవ్ అవ్వడానికి ఫస్ట్ ఆఫ్ ఆల్ ఏదైనా ఇచ్చి నన్ను పంపేయండి. भारतीय जनता पार्टी के सीनियर लीडर व मरकजी वजीर दाखिला अमित शाह ने झारखंड असेंबली इंतखाबात के लिए रांची में पार्टी का मंशूर संकल्प पत्र जारी किया। झारखंड असेंबली इंतखाबात के लिए भारतीय जनता पार्टी की जानिब से इंतखाबी मंशूर जारी कर दिया है। वजीर दाखिला अमित शाह ने रांची में इंतखाबी मंशूर जारी करने के बाद खिताब करते हुए कहा कि अगर झारखंड में बीजेपी इक़्तिदार में आती है तो यकसा सिविल कोड नाफिज किया जाएगा, लेकिन आदिवासी यकसा सिविल कोड के दायरे कार से बाहर रहेंगे। उन्होंने कहा कि संताल परगना इलाकों से बांग्लादेशी दूरंदाजों को रोकने के लिए एक लाहे अमल तश्कील दिया जाएगा, क्योंकि इस इक़दाम से रियासत की डेमोग्राफी को तब्दील करने में आसानी होगी। वज़ीर दाखिला ने कहा कि बेरोजगार ग्रेजुएट और पोस्ट ग्रेजुएट नौजवानों को 2 साल तक माहाना 2000 रुपये दिए जाएंगे। 5 साल के अंदर 5 लाख रोजगार के मौके फराहम किए जाएंगे। 2,87,000 सरकारी खाली असामियों को पुर किया जाएगा। मैं यही बता रहा हूं, भारतीय जनता पार्टी मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़, राजस्थान कई जगह काम कर रही है। अभी अभी सरकारें चुनकर आई है 1.5-2 साल में। हमने हमारे हर वादे को एड्रेस किया है और कांग्रेस पार्टी हिमाचल, कर्नाटक और तेलंगाना तीनों जगह पे दिए हुए वादों को पूरा करने में फेल गई है। और खड़गे साहब को भी मैं बधाई देता हूं, कम से कम जनता के सामने उन्होंने स्वीकार किया है कि हम हमारे वादे पूरा करने में फेल गए। झारखंड की जनता खड़गे साहब की स्वीकृति का संज्ञान ले और इनके वादों का मूल्यांकन करे, ऐसा मेरा झारखंड की जनता को अपील है। अमित भाई सवाल। लीडर ऑफ अपोजिशन राहुल गांधी ने वायनाड में अपनी बहन प्रियंका गांधी की हिमायत में इंतखाबी मुहिम चलाई। 13 नवंबर को होने वाले ज़िमनी इंतखाबात से क़ब्ल इतवार को वायनाड में लोकसभा में अपोजिशन लीडर राहुल गांधी ने पार्टी की उम्मीदवार वो बहन प्रियंका गांधी की हिमायत में इंतखाबी मुहिम चलाई। इस मौके पर राहुल गांधी ने एक इंतखाबी रैली से खिताब करते हुए कहा कि वो इंतहाई खुशकिस्मत हैं कि उन्हें प्रियंका गांधी बहन के तौर पर मिली है और वायनाड की अवाम भी खुशकिस्मत हैं कि उन्हें एक बहन, एक मां और बेटी मिलने जा रही है। एलओपी का कहना था कि पहला मौका है जब वो अपनी बहन के लिए इंतखाबी मुहिम चला रहे हैं। इलेक्शन के दौरान हमेशा प्रियंका गांधी ने उनके लिए इंतखाबी मुहिम चलाई है और अब वो अपनी बहन के लिए इंतखाबी मुहिम चला रहे हैं। Now, normally, my first election campaign, my sister campaigned for me. Second one, she campaigned for me. Third one, she campaigned for me. Fourth one, she campaigned for me. Mother's campaign, father's campaign. My sister has always been the campaigner. She has never stood for election. നിങ്ങൾക്കറിയോ സാധാരണ എന്താ സംഭവിക്കുന്നത്? എൻ്റെ ആദ്യത്തെ ഇലക്ഷൻ എൻ്റെ സഹോദരി എനിക്ക് വേണ്ടി പ്രചരണം നടത്തി. രണ്ടാമത്തെ ഇലക്ഷൻ, മൂന്നാമത്തെ ഇലക്ഷൻ, നാലാമത്തെ ഇലക്ഷൻ, അതിലെല്ലാം എൻ്റെ സഹോദരി എനിക്ക് വേണ്ടി പ്രചരണം നടത്തി. എൻ്റെ അമ്മയ്ക്ക് വേണ്ടി പ്രചരണം നടത്തി, എൻ്റെ അച്ഛന് വേണ്ടി പ്രചരണം നടത്തി. സാധാരണ എൻ്റെ സഹോദരി എല്ലാ പ്രാവശ്യവും പ്രചാരകയായിട്ടാണ് തെരഞ്ഞെടുപ്പിൽ പ്രവർത്തിക്കുന്നത്. That should tell you something about her character. എന്തുകൊണ്ടാണ് അത്? എല്ലാ തെരഞ്ഞെടുപ്പിലും ഒരു പ്രചാരകയായിട്ടാണ് എൻ്റെ സഹോദരി പ്രവർത്തിച്ചത് എന്നത് എൻ്റെ സഹോദരിയുടെ സ്വഭാവത്തെക്കുറിച്ച് കുറച്ച് കാര്യങ്ങൾ നിങ്ങൾക്ക് മനസ്സിലാക്കി തരും. Now, in this meeting, I have a choice in front of me. I can either give a political speech or I can give a speech I would give to my family members.
ഇന്ന് ഈ യോഗത്തിൽ എൻ്റെ മുൻപിൽ 2 തെരഞ്ഞെടുപ്പുകളുണ്ട്. ഒരർത്ഥത്തിൽ എനിക്കൊരു രാഷ്ട്രീയ പ്രസംഗം നടത്താം, അല്ലെങ്കിൽ ഞാൻ എൻ്റെ കുടുംബാംഗങ്ങളോട് സംസാരിക്കുന്നത് പോലെ നിങ്ങളോട് സംസാരിക്കുന്ന ഒരു പ്രസംഗവും എനിക്കിവിടെ നടത്താം. I would rather speak to you the same way I would speak to my mother or my father or my sister. So I would rather give you a speech which will tell you a little bit about the candidate herself. ഞാൻ പക്ഷേ വയനാട്ടിലെ മാനന്തവാടിലെ ജനങ്ങളോട് ഞാൻ സംസാരിക്കുന്നത് എൻ്റെ അമ്മയോട്, എൻ്റെ സഹോദരിയോട്, അല്ലെങ്കിൽ എൻ്റെ അച്ഛനോട്, എൻ്റെ വീട്ടിലെ ആളുകളോട് സംസാരിക്കുന്നത് പോലെയാണ്. അതുകൊണ്ട് ഞാനൊരു രാഷ്ട്രീയ പ്രസംഗത്തിലുപരി എൻ്റെ സഹോദരിയായ സ്ഥാനാർത്ഥിയെക്കുറിച്ച് പറയാൻ ആഗ്രഹിക്കുന്നു. And anyway, she has already mentioned Mr. Modi, and we are all bored of him, so why mention him twice? എന്ത് പറഞ്ഞാലും എൻ്റെ സഹോദരി പ്രിയങ്കാജി നരേന്ദ്രമോദിയെ കുറിച്ച് പറഞ്ഞു, അദ്ദേഹത്തെ കുറിച്ച് പറഞ്ഞു നമ്മൾ ബോറടിച്ചിരിക്കുക. ഇനി എന്തിനാ വീണ്ടും അദ്ദേഹത്തെ പറ്റി പറയുന്നത്? गोवा से कोलकाता जाने वाली इंडिगो परवाज को बम की धमकी मिलने के बाद राजीव गांधी इंटरनेशनल एयरपोर्ट पर तैयारे की हंगामी लैंडिंग की गई। जराये ने बताया है कि पिछले 21 दिनों में 510 से ज्यादा तैयारों को बम की धमकियां मौसूल हुई हैं। इतवार को गोवा से कोलकाता जाने वाली इंडिगो की परवाज को भी बम की धमकी मौसूल हुई, जिसके बाद शमशाबाद इंटरनेशनल एयरपोर्ट पर तैयारे की हंगामी लैंडिंग की गई। एयरपोर्ट की हिफाजती अमले ने परवाज में सफर करने वाले 180 मुसाफिरीन की तलाशी ली। याद रहे कि शमशाबाद एयरपोर्ट पर 3 तैयारों को बम की धमकी की कॉल मौसूल हुई, जिसके बाद हंगामा बर्पा हो गया। लेकिन हुकाम ने 3 परवाजों को मिली बम की धमकी की कॉल्स जाली होने की तस्दीक की, जिसके बाद मुसाफिरों ने राहत की सांस ली है। साबिक वजीर हरीश राव का कहना है कि कांग्रेस के दौरे हुकूमत में किसान परेशान हैं, उन्हें उगाई गई फसलों की कोई इमदादी कीमत नहीं दी जा रही है। बीआरएस रहनुमा हरीश राव ने सिद्दीपेट जिले के नंगनूर मंडल का दौरा करते हुए अनाज खरीदारी मरकज का मुआयना किया और किसानों से तफसीलात हासिल की। बाद अज़ा मीडिया से बात करते हुए हरीश राव ने याद दिलाया कि केसीआर ने कोरोना के मुश्किल वक्त में किसानों के खातों में रईतु बंधु जमा करवाया था। 11 बार 72,815 करोड़ रुपये रईतु बंधु के लिए दिए गए थे। मूसा नदी को खूबसूरत बनाने के मामले पर हरीश राव ने कांग्रेस हुकूमत को तनकीद का निशाना बनाते हुए कहा कि मूसा नदी की खूबसूरती के लिए 1,50,000 करोड़ रुपये खर्च किए जा रहे हैं, लेकिन किसानों को इमदादी कीमत नहीं दी जा रही है। बेमौसम बारिश की वजह से किसानों को भारी नुकसान उठाना पड़ रहा है। साबिक वजीर ने पूछा है कि गीला अनाज क्यों नहीं खरीदा जा रहा है। हुकूमत को चाहिए कि वो कलेक्टर्स और सीनियर ओहदेदारों के साथ फील्ड सतह का दौरा करें और किसानों के मुश्किलात को दूर करें। కేసీఆర్ గారు ఉండగా కరోనా వస్తే కరోనా కష్టకాలంలో కూడా టైం మీద రైతు బంధు ఇచ్చిండు కేసీఆర్. ఆదాయం లేకపోయినా గవర్నమెంట్కి ఇన్కమ్ లేకపోయినా కరోనా వచ్చి అంత కింది మీద అయినా టైం మీద రైతు బంధు ఇచ్చిండు కేసీఆర్. ఇప్పుడు నీకేమైంది? 150,000 కోట్లు పెట్టి మూసీ సుందరీకరణ చేస్తా అంటాడు. రైతులకు పైసలు ఇవ్వమంటే లేవంటాడు. ఈ సుందరీకరణ ఎవరి కోసం? అన్నం పెట్టే రైతును కాపాడతావా? మూసీ సుందరీకరణకు 150,000 కోట్లు పెడతావా? నీ ప్రాధాన్యత ఏది? ఎండనక వాననక కోతులకు పందులకు అన్నిటి కష్టాలు పడి పంట పండించిన రైతుకు మద్దతు ధర ఇయ్యవు, రైతు బంధు ఇయ్యవు, బోనస్ ఇయ్యవు. ఓట్ల ముంగట అన్నిటికీ బోనస్ అన్నావు. ఏడవైంది బోనస్? ఇప్పుడు సిద్దిపేటలో మా బదిపడుగు ఊర్లు ఉన్నాయి. ఇప్పుడు ఈడ ఎవ్వరన్నా అడుగు రూపాయికి 90 పైసలు దొడ్డు వడ్లే వంటాయి. 10 పైసలు సన్నవడ్లు ఇంటి మందం 1 దొయ్య 2 దొయ్యలు పెట్టుకుంటారు. ఇప్పుడు నువ్వు సన్నాలకు బోనస్ అంటివి, దొడ్డుకి ఎగబెట్టివి, పండేదే దొడ్డాయి అంటే వడ్లకు బోనస్ బోగస్ అయిపోయింది. మోసం చేసినావు నువ్వు. రేవంత్ రెడ్డి ఇప్పటికైనా మంత్రులు ముఖ్యమంత్రి बीआरएस एमएलए जगदीश रेड्डी ने बैरिस्टर असदुद्दीन ओवैसी पर तनकीद करते हुए कहा कि मुसलमान भी ओवैसी को नजरअंदाज करते हैं। साबिक वजीर जगदीश रेड्डी ने तेलंगाना भवन में मीडिया के नुमाइंदों से बात करते हुए बैरिस्टर असदुद्दीन ओवैसी सरबराह कुल हिंद मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन को तनकीद का निशाना बनाया और कहा कि ओवैसी को मुस्लिम बरादरी भी नजरअंदाज करती है। उन्होंने इस बात पर भी जोर दिया है कि
अवाम में किसी भी नुजूमी पेशगोइयों की अहमियत का फैसला करेंगे। याद रहे कि बैरिस्टर असदुद्दीन ओवैसी ने बीआरएस को तनकीद का निशाना बनाते हुए कहा था कि बीआरएस ने मूसा नदी की खूबसूरती के लिए कुछ नहीं किया। जगदीश रेड्डी ने इस पर तबसरा करते हुए कहा कि बीआरएस ने ही मूसी प्रोजेक्ट शुरू किया था और बीआरएस में तजवीज़ करदा बजट के अंदर उसे मुकम्मल करने की सलाहियत भी मौजूद है। సరిగా ఆయన గురించి వెళ్ళి ముస్లిం సోదరులు ఏమనుకుంటారో వాళ్ళని అడిగి రాదురిగా మా గురించి ఎందుకు కానీ మేము చాలా బాగా చెప్తే చెప్పినాం మేము ఏంది అసలు మేమే ప్రారంభం చేసినాం మూసీ రిజర్వేషన్ కార్యక్రమాన్ని రిజర్వేషన్ అని మేమే ప్రారంభం చేసినాం. కేటీఆర్ గారు స్పష్టంగా పవర్ పాయింట్ ప్రజెంటేషన్ ఇచ్చి చెప్పిండు. ఇంకో కొత్తగా ఈయనగాని వంతులు కాబట్టి ఇంకొక ఆయన కాబట్టి ఏంది ఇంకా పెద్ద పడుచుకోవాల్సిన ముచ్చట కాదు ఆయన మాటలు. కానీ మంచిది ఇంతకుముందు ఒక ఆయన జాతకాలు చెప్పి ఆయన దగ్గర చేరితే చెప్పాను ఇంకో నలుగురు ఏమో నీ జాతకం ఎవరి జాతకం అనేది నిర్ణయించేది ప్రజలు కదా. వంద శాతం మేమే చేసినాం బాజాప్తా మేము చెప్పినాం. మేము ఇప్పుడు కూడా అదే చెప్తున్నాం. మా డిమాండ్ కూడా అదే కదా. మీ చేత కాకపోతే మేము చేస్తాం. మేము ఏదైతే బడ్జెట్లో మేము ప్లాన్ చేసినామో అదే బడ్జెట్కు మేము మా కేటీఆర్ నాయకత్వంలో పూర్తి చేస్తామని చెప్పి మేము ఛాలెంజ్ చేసినాం. నువ్వు చెప్పేది ఆయన చెప్పేది నీ ఇంకో దోస్తు చెప్పి నీ కొత్త దోస్తు చెప్పేది ఏంది ఇప్పుడు బాగా చెప్తా పవర్ పాయింట్ ప్రజెంటేషన్ పెట్టి కోట్లాది మంది చూస్తూనే ఉంది దానికి ఇంకా మేము దాచిపెట్టిన ఆయన చూపిస్తాను రైట్. तेलंगाना के नायब वजीर आला भट्टी विक्रमार्का तेलंगाना के 36 असेंबली हलकों का अहाता करते हुए अवाम को दरपेश मसाइल की तफसीलात हासिल करेंगे। जराये ने बताया है कि डिप्टी चीफ मिनिस्टर भट्टी विक्रमार्का माह दिसंबर या फिर जनवरी में तेलंगाना के 36 असेंबली हलकों का अहाता करते हुए बस के जरिए सफर करेंगे। याद रहे कि तेलंगाना हुकूमत के क़याम के 1 साल के बाद डिप्टी चीफ मिनिस्टर साल 2023 में पद यात्रा के दौरान जिन मकामात का दौरा कर चुके हैं वो दोबारा उन मकामात का दौरा करेंगे। फर्दन अवाम से मुलाकात करेंगे और उनसे ये जानेंगे कि क्या उन्हें दरपेश मसाइल हल हुए या नहीं। जर्मनटन सुपर स्पेशलिटी हॉस्पिटल नेशनल अवार्ड विनर डॉक्टर मीर जवाद जार खान जर्मन ट्रेन्ड सीनियर ऑर्थोपेडिक सर्जन एंड डायरेक्टर माहिर डॉक्टर्स डॉक्टर वासिफ आजम और डॉक्टर भारवी चंदूरी सीनियर कार्डियोलॉजिस्ट और दीगर डॉक्टर्स नुमाया खिदमत अंजाम दे रहे हैं। रोबोटिक सर्जरी, एडवांस कैथ लैब, MRI, ऑपरेशन थिएटर, ICU, 2D अल्ट्रासाउंड जैसी सहूलियात से आरास्ता कॉर्पोरेट लेवल हॉस्पिटल वाजबी फीस में हर मर्ज से शिफायाबी के लिए जर्मनटन सुपर स्पेशलिटी हॉस्पिटल अतापुर।